वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी एंड मेरा नाम वेदवीर है और हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स के राइट। सो गाइस, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एडमिशन रिटायरमेंट के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका जो एडमिशन और रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। और इसके साथ साथ हम आज की जो वीडियो है उसमें हम जो रिमेनिंग टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारा थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता ही दिया था कि आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसको पता है वो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और एज वेल एज पार्टनरशिप और आपका इंसॉल्वेंसी और आपका जेएलपी। ये सारे जो रिमेनिंग टॉपिक हैं हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। तो चलिए आज की क्लास के स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। यूनिट कौन सी चल रही है हमारी? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। किस चीज़ के लिए? यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। एज यू नो, हमारी जो ये पार्टनरशिप वाली जो क्लासेस चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें आप बीकॉम वाले स्टूडेंट, एमकॉम वाले स्टूडेंट और आपके यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स और आपका जो जितने भी आपके कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं वो सारे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो सब में कॉमन टॉपिक है, ये सब में आपका आता ही आता है, ठीक है। सब यूनिट क्या है हमारी? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारा रिटायरमेंट होता है ऐसे हमारा डेथ का केस होता है। रिटायरमेंट और डेथ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसमें क्या है, डेथ आपका एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, और रिटायरमेंट आपका एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। रिटायरमेंट में आदमी खुद कह देता है कि भैया मैं रिटायर होना चाहता हूँ, लेकिन आप डेथ के केस में ये नहीं कहना चाहते भैया मैं मरना चाहता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि कोई एक पार्टनर आके मतलब जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। रिटायरमेंट वाले पार्टनर के साथ में जो जो चीज़ें हमने करी थी वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे। सिर्फ फ़र्क एक होता है, वहाँ पर रिटायरमेंट वाला पर्सन जिंदा है, उसका अकाउंट जिंदा है, तो यहाँ पर जो पर्सन है वो डेड हो गया है, ठीक है, लेकिन उसके अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। अब उसका जो भी नॉमिनी होगा, जो भी उसका एग्जीक्यूटर होगा, जो भी उसका लीगल हायर होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उसका रोल यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके अकाउंट, बाकी की जो ट्रांजेक्शन है वो हम उसके अकाउंट से करेंगे और देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी होने वाली है, राइट। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड इमीडिएटली। जैसे ही हमारी डेथ हो जाती है पार्टनर उसके, तो हमारी जो पार्टनरशिप की जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, मतलब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है। जब पर्सन ही नहीं है तो हमारी पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इन सच अ केस रिमेनिंग पार्टनर मे कंटिन्यू टू द बिजनेस। अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करना तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं कि भाई हमें बिजनेस बंद करना है तो वो बंद करने के बारे में भी सोच सकते हैं। द अमाउंट ड्यू टू द डिकीज पार्टनर विल पे टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटर। हम जो भी अमाउंट है, उसका जो भी अमाउंट बनता है वो हम किसको देंगे? उसको लीगल हायर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर। उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर। Executor is a person named in the will or appointment by the court to wind up the deceased partner's financial affair आफ्टर द डेथ। मतलब या तो कोर्ट उसको अपॉइंट करेगा, अदरवाइज हम पहले ही जब पार्टनर जब साइन करते हैं तो उसमें हम नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाता है, तो उसमें ये बता देते हैं कि भाई हमारा नॉमिनी कौन होगा। हमारे मरने के बाद
हमारा जो पैसा है उसकी जायदाद का वारिस जो है वो कौन होगा, ठीक है। तो वहाँ वो हम लोग वहाँ पर पहले से ही बता देते हैं। अगर हम बाद में चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई हम चाहते हैं कि भाई ये हमारा पर्सन जो नॉमिनी है, बाद में हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ही इज एंटाइटल टू ऑल द अमाउंट ड्यू टू द डिकीज पर्सन, मतलब डिकीज पार्टनर, मतलब जो भी हमारा था, मतलब जो भी जिस भी पर्सन की डेथ हुई है उनकी कमी यहाँ पर रहेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो अकाउंट का जो सेटलमेंट होगा वो उनके एग्जीक्यूटर के अकाउंट से। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब जब तक उनकी डेट ऑफ डेथ हुई है तब तक का आपका सारा कैलकुलेशन करोगे। आप उनका जो एसेट लाइबिलिटी उसको दोबारा से रिवैल्यूएट करोगे, ठीक है। दोबारा से पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। इफ द पार्टनर डाइज ऑन एनी डेट आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट देन हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ द डेथ ऑन द फॉलोइंग बेसिस। मतलब इसमें हमारा क्या रहेगा कि हमारा जो पार्टनर्स है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पार्टनर की डेथ हुई 25 ऑफ सितंबर, 25 ऑफ मतलब 1 अप्रैल से लेके 25 ऑफ सितंबर तक हम जो है उसका जो भी प्रॉफिट बनता है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, वहां तक का सारा कैलकुलेशन हम करेंगे। एक तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम था उसका, कितना टाइम पीरियड था उसका, शेयर कितना था, उसके हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। व्हेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब उसमें हम ये हो सकता है कि भाई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट या हमारा जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसके हिसाब से हम उसको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं भाई 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए, उसमें जो है उसका 6 महीने का हम देख लेते, पिछले साल का पूरा इतना था, मान लो 3 लाख था या 4 लाख था या 5 लाख था, 6 महीने का हमारा इतना बनता है, ठीक है। अभी इनको जो है इतना टाइम पीरियड हुआ, इतना इतना शेयर है उसका 1/6 1/4 1/3 जो भी उनका शेयर था उसके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो गया 3/6, बी का 2/6 और इसका 1/6, ठीक है। दे क्लोज ऑन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च ऑफ 2021, ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने इतने पे बंद किया था। सी डाइज ऑन 1 अगस्त 2021, जो सी है उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर वॉज 54,000, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था 64,000 था। सी शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। हमने ये बोला कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसके हिसाब से आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो ये देखिए कि जो 54,000 जो प्रॉफिट था वो कितने महीने का था, 12 महीने का। अब इनको कितना महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। 1 अगस्त को तो इनकी डेथ ही हो गई है, तो 1 2 3 4 4 मंथ आपके इनके हो गए, तो इनटू में 4, तो आपका ये 4 3 जा 12 और इसको फिर आप जो है यहाँ पर वो कर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका 18,000, ठीक है। इनका शेयर कितना है 1/6, 1/6, तो ये हो गया आपका 3,000, ठीक है। तो इनको जो है शेयर जो प्रॉफिट का शेयर कितना मिलेगा 3,000, तो 3,000 रुपीज जो वो इनके अकाउंट एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो चीज़ें कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए क्या कहता है, XYZ आर द पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2, ठीक है। दे क्लोज देयर बुक्स ऑन 31 मार्च 2021, वाई डाइड ऑन 30 September 2021, वाई शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इंटरिम पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। उसने बोला कि भाई एक काम करो कि लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट करो। और देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा था, यहाँ पे आप उसका एवरेज निकालो, एवरेज के हिसाब से निकालो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा जो है 3 साल का प्रॉफिट ये दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इनका एवरेज प्रॉफिट निकालो, 18,000 20,000 22,000, ठीक है। तो 20 और 20 40 50 और ये 60,
ठीक है, 60,000 तो यही होगा, 60 डिवाइड बाय 3 तो ये होगा 20,000। ठीक है, 20,000 है आपका, 20,000 है 12 मंथ का। इनका टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड देखिए कितना हुआ इनका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ हो गए आपके। ठीक है, तो ये 2 ये हो गया आपका, और 10 आपका ये हो गया। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, 10,000 आपका ये हो जाएगा। अब 10,000 में इस इनको कितना शेयर मिलेगा, 2/10। ठीक है, नहीं वाई को जो है जेड का ये है, और इनका है 3/10, ये जेड का है, ये वाई का है, तो इनको 3/10 इनको मिल जाएगा। तो इनका शेयर कितना हो गया, 3,000। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनका जो प्रॉफिट है वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि या तो प्रॉफिट मतलब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से निकालेंगे, या उनका एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर, दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप सेल्स देखो, टर्नओवर देखो, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो उसको। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट ऑफ द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, सेल्स फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेथ, मतलब आप सेल्स देखो जब जो है वो कितनी सेल्स आपकी हुई है टिल द डेथ। ठीक है, प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी, एवरेज सेल्स ऑफ द नंबर ऑफ द पास्ट ईयर इनटू में प्रीवियस ईयर एवरेज प्रॉफिट, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बताता हूँ। देखो यहां पर इसने क्या बोला, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। कहता है एबीसी आर द पार्टनर ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, मतलब ये जो है 3 पार्टनर है, 1:1:1, तीनों जो वो इस रेशो में डिवाइड करे। दे क्लोज 31 मार्च को अपने जो बुक अकाउंट है वो क्लोज कर लेते हैं। एक ही डेथ हो जाती है 30 जून को। सेल्स फॉर द लास्ट ईयर वॉज कितना, 5 लाख, और प्रॉफिट कितना था हमारा, 1 लाख। सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितनी थी हमारी, 3 लाख की थी। ठीक है, लास्ट ईयर की सेल इतनी है, प्रॉफिट इतना था, और जो अब तक की जो सेल हुई है वो हमारी इतनी हुई है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑन द सेल। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1 लाख था, कितने पे, 5 लाख पे। ठीक है, तो अभी एक तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई कितना परसेंट था, ये है आपका 1 लाख। ठीक है, 1 लाख प्रॉफिट जनरेट किया आपने कितने पे, 5 लाख पे, तो कितना हो गया ये, 20%। ठीक है, 20% हो गया। तो करंट ईयर का प्रॉफिट आपका कितना है, करंट ईयर का प्रॉफिट आपका कितना है, करंट ईयर का जो आपकी वो है सेल्स फॉर द पीरियड, आपकी सेल्स कितनी है, 3 लाख की है। 3 लाख का 20% निकालो, 3 लाख का 20% हो गया 60,000। अब ए का शेयर कितना है, 1/3, 60,000 का 1/3 कर लो, कितना हो गया, 20,000। मतलब पहले आप प्रीवियस ईयर का रेशो देख लो कितनी रेशो है आपकी। ठीक है, और उसके हिसाब से आप आज के हिसाब से आप देख लो कि कितना टर्नओवर था, आज के हिसाब से कितना है, आज का रेशो कितनी रहेगी, मतलब उसकी डेथ मतलब जो डेट ऑफ डेथ तक है तब तक का हम उसका जो प्रॉफिट है वो अपना सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सेल्स पे प्रीवियस रेशो के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, और उसके हिसाब उसके रेशो के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर दो और उसको बोल दो भैया ये आपका पैसा बन गया। ठीक है, तो दोनों चीजें समझ आ गई, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर। तो उसके हिसाब से हम इसको जो कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भी कितना कितना पैसा आपका आया। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गया आपको। ठीक, चलिए जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, क्या क्या जर्नल एंट्री जो वो हम कर ही जाएंगे। अगर कोई प्रॉफिट है तो यहाँ पर जो वो क्या करा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो वहाँ पर हम जो है जो अगर प्रॉफिट उनको दिया जाएगा तो उस टाइम पे प्रॉफिट उनको जो है डेबिट कर दिया जाएगा और उनके अकाउंट में आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई लॉस है तो वो उनसे चार्ज कर दिया जाएगा, ये प्रॉफिट आपको जो वो दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट है तो उनको दे दिया जाएगा, अगर कोई लॉस है तो वो उनसे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। पेमेंट फॉर रिटायरिंग डिकीज पार्टनर, जब उसकी पेमेंट हम करेंगे
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, चेक से या कैश से जैसा भी है। अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। और अगर हम कैश में देते हैं तो हम कैश में करेंगे, ठीक है, रिटायरिंग या डिकीज पार्टनर। अच्छा, अगर हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, कई बार हम जो पेमेंट है वो एक बार में नहीं कर पाते, कई बार हम जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में देते हैं। कैसे वो करेंगे? व्हेन द पेमेंट इज इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट इज पेड ऑन इंस्टॉलमेंट एट द एग्रीड प्राइस एट द 6% पर एनम। तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन जो है वो हम 6% पर एनम के हिसाब से हम उनको इंटरेस्ट देंगे। वह इंस्टॉलमेंट इज अलाउड, जब इंस्टॉलमेंट आपके अलाउड होते हैं तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स और एग्जीक्यूटिव अकाउंट इंटरेस्ट जो उनको दिया जाएगा। जब इंस्टॉलमेंट इज पेड तो इसमें हम जो है उसको जो क्या एंट्री करेंगे? डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब उनको पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट, और जो इनका इंस्टॉलमेंट जब आपकी जो इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो उनको जो है वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जब कई बार क्या होता है कि हम पेमेंट एक बार में ना दे करके इंस्टॉलमेंट पेमेंट दे सकते हैं तो हम उस टाइम पे ये वाली एंट्री पास ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है। जैसे यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है, क्या कहता है? ABC are the share profit and loss in the ratio of 3:2:1. On C's death, his share is taken by the A and B in the ratio of 2:1. ठीक है, अब है क्या यहाँ पे? A, B और C तीन पार्टनर हैं जो कि हमारा 3:2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहे थे। C की डेथ हो जाती है और उसका जो शेयर है वो किसने ले लिया? A ने और B ने ले लिया इन द रेशो ऑफ 2:1। ये शेयर की रेशो है जो इस रेशो में आपने लिया है उनका शेयर, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि जो उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगी, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं उनकी जो गेनिंग रेशो है वो क्या है? 2:1। उन्होंने बोला कि भाई हम इसका जो शेयर है वो 2:1 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ए की जो ओल्ड रेशो है वो क्या है? 3:6। बी की कितनी है? 2:6। और सी की कितनी है? 1/6। ये यहां से निकाल लिया आपने। ए का गेन 2/3 का 1/6, तो ये हो गया 1/9 या 2/18 ही रहने दो इसको। ऐसे ही आप इसका निकालोगे, बी का गेन निकालोगे 1/3 ऑफ 1/6, ये 1/18 हो गया। तो इसका न्यू शेयर क्या होगा? ये ओल्ड शेयर कितना था और न्यू शेयर कितना था? ओल्ड शेयर था इसका 3/6 और न्यू शेयर था इसका 2/18। दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 11/18, ठीक है। और ऐसे ही बी का शेयर निकालो, बी का ओल्ड शेयर कितना था और उसने उसको गेन क्या हुआ, तो उसके हिसाब से आप इसको निकालो। 2/6 इसका था, इतना उसको गेन हो गया, दोनों को ऐड कर दो तो जो भी हमारी रेशो आएगी वो आपकी जो है वो उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसका था आपका 11:18 और इसका आया 7:18, तो इनकी रेशो क्या हो गई? 11:7, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है रेशो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप प्रीवियस रेशो को देखो, उसके हिसाब से नया शेयर उसमें आप ऐड कर दो, इतना आपका प्रीवियस था, इतना आपका ऐड हो गया, दोनों को आप ऐड कर दो तो उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई कितना कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ABC आर द पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2:1। सी जो वो रिटायर हो गया। बी, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। तो गेनिंग रेशो आपको बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5:8 आपका ये हो गया। फ्यूचर प्रॉफिट हमारा इतना रहेगा, पहले कितना था? 3:6। आप इनका एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 24। 8 3 जा 24, 6 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 3/24 तो आ गया ये। ऐसे ही आप बी का निकाल लो,
3/8 तो उसका जो है न्यू है और इतना उसका पहले था, तो इसको आप सॉल्व कर लो। कितना हो गया 24, तो ये हो गया 8 3 जा और 6 चौक 24 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 1/24। ये कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखे कि कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो कैलकुलेशन पार्ट के लिए वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो इनकी रेशो आपको पता चल गई, इसकी कितनी थी 3/24, इसकी कितनी है 1/24, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना निकाल सकते हो। पहले शेयर कितना था, अब शेयर कितना हो गया, तो उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पहले वाले क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं पता थी, इसमें हमें जो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है और एग्जिस्टिंग रेशो पता है, आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। गेनिंग रेशो आप कैसे निकालोगे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, सिंपल सी बात है। ठीक है, न्यू रेशो आपके पास क्या है और ओल्ड रेशो क्या है, तो उसके हिसाब से आप उसमें फॉर्मूला लगाओगे और वैल्यू पुट करोगे। मान लो ये क्वेश्चन उसने दे दिया, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपसे बोल दिया कि भाई गेनिंग रेशो निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है आपकी, कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कम्स टू एंड, मतलब हम जो है कोई भी पार्टनरशिप द प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी जो पार्टनरशिप है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। देखो इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे बीच में जो रिलेशन था खाली वो खत्म हो रहा है। एक होता है कि हम पूरी ही पार्टनरशिप बंद कर रहे हैं, जब पूरी पार्टनरशिप बंद करेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर हम अपना पार्टनरशिप रिलेशन खत्म कर रहे हैं, ठीक है, एक पार्टनर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा रिलेशन चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा खत्म हो जाएगा, फॉर्म हमारी चलती रहेगी। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज द प्रोसेस बाय विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व और टर्मिनेटेड। हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म इट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है, अगर हम पार्टनरशिप फर्म को ही बंद कर देना चाहते हैं तो वो हमारा क्या होगा कि उसमें हम जो पार्टनरशिप फर्म है वो हमारी कंटिन्यू नहीं रहेगी। अगर हमारा पार्टनरशिप है तो उसमें हमारी फर्म जो है वो कंटिन्यू रहेगी और बाकी जो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप जो रिलेशन है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द फर्म सीज टू बी एग्जिस्ट। ठीक है, सेक्शन 39 हमारा बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स फर्म। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि मतलब जैसे अगर कोई एक पार्टनर रिटायर होता तो हमारा वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पूरे पार्टनर जो हैं वो अपना बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब ठीक है भाई, जब आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है, तो ये सब मिलके जो है वहाँ से डिसाइड होगा कि भाई किस तरीके से हम उसको जो वाइंड अप करेंगे, बंद करेंगे, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। देखिए, तो हमारे कौन कौन से तरीके ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अ फॉर्म कैन बी डिसॉल्व इधर वॉलेंट्री और बाय द एक्ट ऑफ कोर्ट, या तो हम वॉलेंट्री उसके थ्रू कर सकते हैं या हम कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से, एक होता है कोर्ट के थ्रू। वॉलेंट्री डिसोल्यूशन जो होता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब उसमें मतलब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोर्ट का कोई कंसर्ट आपका नहीं है, उसमें कोर्ट का कोई मैटर नहीं है, कोर्ट तक हम लोग नहीं गए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फॉर्म है वो इस तरीके से वॉलेंट्री, उससे भी हम लोग जो वो डिसॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, बाय द एग्रीमेंट, हमारा जो एग्रीमेंट है उसके थ्रू हम यहाँ पर जो वो बंद कर सकते हैं। कंपलसरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 41 के थ्रू हमारा कंपलसरी डिसोल्यूशन है, मतलब हमें करना ही करना है, मतलब हमारा टाइम पीरियड आ गया है तो हमें ऑब्वियसली बात है, ये हमारा जिस पर्पज़ के लिए हमने वो करा था, जनरल पार्टनरशिप थी। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई सब मिलके उसको जो ख़त्म कर दें। ठीक है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का था, या हमारा प्रोजेक्ट का था, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म जो है
वो हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसीज, ठीक है भाई, आपकी कोई पार्टनरशिप फॉर्म एक प्रोजेक्ट के लिए थी, प्रोजेक्ट खत्म, हमारी जो पार्टनरशिप है वो भी खत्म हो जाएगी और हमारी जो फॉर्म है वो भी खत्म हो जाएगी। बाय द नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट द विल, हमारी पार्टनरशिप विल के थ्रू थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ठीक है भाई, हमारी इच्छा है कि भाई हम चाहते हैं कि सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग जो है अपनी मर्जी से उसको डिसाइड कर सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते और इस पर आ जाते हैं। ठीक है, ये पार्टनरशिप फॉर्म का हम पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप का कब होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है। फॉर्म कब खत्म होगी ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 44 हमारा ये बताया गया है कि हम कोर्ट के थ्रू कब कब करते हैं, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे रहती है। ठीक है, कि मतलब उसमें सूट और द मतलब जैसे अब कई बार क्या होता है कि पार्टनर ने केस कर दिया या पार्टनरशिप ने केस कर दिया, तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा, तो कोर्ट बोलता है कि भाई एक काम करो, आप बंद ही कर दो। वो बंद कब कब होता है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, intensity or unsound of a active partner become in insane or unsound mind or other partner file a suit in the court, then the court may dissolve a firm। मतलब कोई एक पार्टनर जो था पहले साउंड था लेकिन बाद में अनसाउंड हो गया है, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करने के इनकैपेबल हो जाता है, तो इस सिचुएशन में एक ऑर्डर पास किया जाता है कि भाई एक काम करो, आप अपनी जो पार्टनरशिप बंद है इसका धंधा आप अपना बंद कर दो। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होती है। टू थिंग्स टू बी रिमेंबर है, द पार्टनर इज नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, वो स्लीपिंग पार्टनर आपका नहीं होना चाहिए। स्लीपिंग पार्टनर सोए हुआ पार्टनर नहीं, मतलब वो एक्टिव मेंबर आपका रहने चाहिए। अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और सिकनेस इज नॉट अ टेम्परेरी, मतलब अगर कोई सिकनेस उसकी जो बीमारी है वो टेम्परेरी नहीं चाहिए, ये नहीं कि मतलब 2 4 8 10 दिन की है उसके बाद वो बीमारी ठीक हो गई। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जैसे वो ठीक हो जाएगा दोबारा से एक्टिव आपका बन जाएगा। तो इन चीज़ों में आपका जो है कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है, बोल सकता है कि भैया आप जो है, अगर वो पर्सन जो है एक्टिव पार्टनर है तो उस सिचुएशन में उसको बोल दिया जाता है, या कोई पार्टनर ने कोई केस फाइल कर दिया है या कोई पार्टनर अनसाउंड आपका डिक्लेयर हो गया है, तो उस सिचुएशन में वो इनकैपेबल हो जाता है पार्टनरशिप के रिलेशन को कॉन्टैक्ट करने के लिए। उसमें फिर कई बार आपका नुकसान भी होता है। ठीक है, परमानेंट इनकैपेबिलिटी अगर आपकी कोई हो जाती है, इफ अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल फॉर परफॉर्मिंग इज ड्यूटी। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है और उसकी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, परमानेंट इनकैपेबल हो गया है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप को परमानेंटली बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिसकंडक्ट होता है व्हेन द पार्टनर इज गिल्ट और मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू बी अफेक्ट प्री जुडिशियल द कैरिंग ऑन द बिजनेस। अगर कोई ऐसा मिसकंडक्ट होता है, कोई मिसबिहेव ऐसा होता है, ठीक है, या जब पैसों का कुछ इधर उधर हो गया, हेरा फेरी हो गई, या कुछ उसने मिसकंडक्ट कर दिया, अब हम चाहते हैं कि भाई काम करो कि उसने कोई पार्टनरशिप फॉर्म ने केस फाइल कर दिया या पार्टनर्स ने केस फाइल कर दिया, ठीक है, तो उसमें आपका जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं और उसमें आपको एक ऑर्डर मिलता है कि भाई काम करो, अपना ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिसकंडक्ट के केस में भी आप उसको जो है वो बंद कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अ पार्टनर्स में ट्रांसफर ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी। अगर ऐसा होता है कि मैं अपना सारा जो इंटरेस्ट और मतलब अपना जो सारा जो चीज़ें हैं वो थर्ड पार्टी के फेवर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, तो नाउ इफ द अदर पार्टनर फाइल ए सूट अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट, देन द कोर्ट में डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। और बाकी पार्टनर नहीं चाहते कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैं अपनी वाइफ को उसके नाम पे जो वो आगे चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन हम जो है आगे नहीं चाहते कि वो इसको डिसॉल्व करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हमारा जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है और हमारे जो बाकी पार्टनर हैं वो उसको मना कर सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से ये चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जब पार्टनर हमारे एग्री नहीं है तो हम क्यों इस चीज़ के लफड़े में पड़े। कंटिन्यूस और परपेचुअल लॉस, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म आपकी कंटिन्यूस लॉस में चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूटी में आपकी चल रही है, तो उस सिचुएशन में आपको कोर्ट जो है एक ऑर्डर देगा कि भैया
आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो, ताकि जिन लोगों का पैसा आपके यहाँ फंसा हुआ है उनको पैसे को क्लियरेंस करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, अगर कोई मैनेजमेंट में कोई फ्लॉ आता है, कोई दिक्कत आती है, तो उस सिचुएशन में भी आप जो है वो उसको बंद कर सकते हो। पार्टनरशिप को जो है वो फर्म को बंद करने का नोटिस आपको आ सकता है। जैसे पार्टनर्स आर नॉट बीइंग इन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, मतलब ठीक है भाई, आप पार्टनर एक दूसरे से बात ही नहीं करना पसंद कर रहे, पार्टनर हैं, सब चीज़ें हो रही, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में बेटर है कि सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो रहे, तो बंद करो उसको, ये ड्रामा क्यों करना। ठीक है। गैम्बलिंग बाय द पार्टनर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ठीक है भाई, आप स्टॉक एक्सचेंज में कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, ठीक है भाई, आप अपना जो है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हो, भाई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन मैंने लीक कर दिया, वो वहाँ पे हमारे जो शेयर्स वगैरह हैं उसमें आपकी गैम्बलिंग हो रही है, तो वहाँ पर फिर आपको नोटिस आ सकता है कि भाई आप इस तरीके से जब ये ड्रामे करने तो क्यों अपना वो करना। ठीक है भाई, आप पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाए और इस तरीके की ड्रामेबाजी आपकी नहीं चलेगी। ठीक है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब अगर आपका कोई एग्रीमेंट में अगर आपका कोई ब्रीच होता है या टर्म्स एंड कंडीशन में कोई गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत आती है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा जो बोल दिया जाएगा कि भाई अगर तुम्हें इसी तरीके से करना है, कोई एग्रीमेंट में अगर मान लो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी, किसी एक पार्टनर ने हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ब्रीच कर दी, हमने केस फाइल कर दिया, तो वहाँ से मतलब एक ऑर्डर आएगा, उनको बोला जाएगा कि भाई काम करो, इसको ख़त्म करो। ठीक है। तो वहाँ पर इस तरीके से कैरी ऑन जो है वो बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे क्या होगा, कीपिंग एनॉर्मस अकाउंट, मतलब मल्टीपल अकाउंट आप उसमें वो कर रहे हो, होल्डिंग मोर कैश देन द अलाउड, मतलब अगर आपका ऐसा है जितना कैश आपको अलाउड है उससे ज़्यादा अगर आप कैश होल्ड कर रहे हो, या रिफ्यूज़ल टू शो अकाउंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्टेड एटसेट्रा, जैसे कई बार क्या होता है कि हमने आपको बोला कि भाई अकाउंट शो करो, उसने बोला कि क्यों दिखाएं, नहीं दिखाएंगे, या उसमें कोई अननेसेसरी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एम्बेजलमेंट कर रहे हो, अकाउंट में गड़बड़ी या हेरा फेरी आपकी हो रही है, तो उस सिचुएशन में ठीक है भाई आप भरोसेमंद हो ही नहीं, तो उस सिचुएशन में हम जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, क्या फ़र्क होता है ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्या मीनिंग, इट इज़ ओनली चेंज इन द प्रेजेंट एग्रीमेंट द फर्म में कंटिन्यू, मतलब हमारे बीच में जो रिलेशन है वो चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म हमारी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर क्या है, इट इज़ डिसकंटिन्यू ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द फर्म, हम अपना पूरा बिजनेस ही बंद करने वाले हैं। ठीक है, आपको जो है बाकी की एक्टिविटी अब आपकी कंटिन्यू नहीं होंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द सिचुएशन बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉट क्लोज, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट आपके क्लोज नहीं होंगे, रिलेशनशिप हमारा एज इट इज़ चेंज हो जाएगा और उसमें नई डीड हमारी बनती रहेगी, बाकी चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। इन दिस सिचुएशन बुक्स ऑफ अकाउंट आर नेसेसरी टू बी क्लोज, मतलब परमानेंटली हम उसको क्लोज करेंगे, जितना भी बैलेंस है उसको हम सेट ऑफ करेंगे, एडजस्टमेंट हम यहाँ पर करेंगे। कोर्ट इंटरवेंशन, देर इज़ नो कोर्ट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, उसमें ऐसा कोई इंटरवेंशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोर्ट की इंटरवेंशन हो सकती है अगर नेसेसरी होती है, तो अगर हम आपस में सुलझा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होती है तो हमें कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है सामने वाला पार्टनर हमारे अगेंस्ट चला जाए या हम जो वो उसके अगेंस्ट चले जाएं। ठीक है, कोई पार्टनर जो वो हमारे पैसे लेके भाग गया या अननेसेसरी ट्रांजेक्शन कर ली उसने, तो वहाँ पर हमें कोर्ट में एक्शन लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो भी एक्शन है वो हमारा उसमें करना पड़ेगा। ठीक है। इफेक्ट ऑन द एसेट ऑफ लाइबिलिटी, एसेट आर रिवैल्यूएट एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस एंड प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटीज जो है वो एसेट को रियलाइज किया जाता है, एसेट को बेच दिया जाएगा, उससे लाइबिलिटी आपकी पे ऑफ कर दी जाएंगे, जो भी आपकी लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा, और वहाँ पे हमारा एक रियलाइजेशन अकाउंट हमारा यहाँ पे बनेगा, एसेट को अपनी रियलाइज करो, उसको सोल्ड आउट करो, जो उससे पैसा बचे उसके लाइबिलिटी की अपनी पेमेंट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हमें करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 48A। क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वो चीज़ें हम देखते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, अगर आपको अंडर सेक्शन 48 सबसेक्शन ए हमारा अगर कोई लॉस हुआ है तो उसका आप ट्रीटमेंट करोगे। एप्लीकेशन ऑफ द एसेट, मतलब द एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन बाय द पेमेंट, तो उसमें जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, क्या करनी पड़ेंगी, सबसे पहले जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो आप दोगे।
ठीक है, आपके पास जो भी पैसा आपके पास आता है, डेट आपने एसेट बेची, एसेट से जो पैसा आया उससे फर्म का आपने आउटसाइडर का जो लाइबिलिटी है वो आपने पे कर दी। ठीक है, पार्टनर्स का कोई लोन था वो आपने पे कर दिया। टू पे द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ये आपने पे कर दिया। अगर आपके पास कोई सरप्लस बचता है तो वो पार्टनर्स आपने जो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सबसे पहले आपने आउटसाइडर का पैसा दिया, पार्टनर का कोई लोन था आपने वो दिया। ठीक है, और उसके बाद उसकी कैपिटल का जो पैसा था वो आपने दे दिया, और उसके बाद अगर आपका कोई पैसा बचता है तो वो आप अपना जो वो अपना अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे और बता दोगे कि भाई इतना इतना पैसा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो चीज़ें हैं हम अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और देख लेंगे भाई कितना कितना पैसा हमारा बचता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हमारी आ जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया आपको क्या क्या अकाउंटमेंट के हम ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस जो भी हमारा रहेगा वो चीज़ें इसके हिसाब से हम अपना डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ओके। हमारे अकाउंट कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक और कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एसेट को रियलाइज करेगा कि भाई कितना कितना पैसा आपके पास आता है, रियलाइज करने के बाद किस किस को पे ऑफ किया हमने वो सारा आपके पास आ जाएगा। पैसा बचता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी बचेगा वो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स का कोई लोन अकाउंट है तो उसका पैसा हम यहाँ पर दे देंगे कि भाई कितना कितना किस किस का कितना कितना पैसा है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में अगर कोई एडजस्टमेंट है, कोई पैसा देना है, कोई पैसा लेना है, तो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। बैंक और कैश अकाउंट, बैंक में जो भी हमारा कैश और लेन देन है वो सारे अकाउंट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो ये सारे अकाउंट हमारे उस टाइम पे बनेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, ये चीज़ ध्यान रखना, रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बनेगा। ठीक है, बाकी चीज़ों में आपका नहीं बनेगा। बाकी में आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में। ठीक है, चलिए रियलाइजेशन अकाउंट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी एसेट साइड है वो आप यहाँ पर लिखोगे, लाइबिलिटी जो है वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर कर ली। कैश, पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर आपकी कोई पेमेंट आपने करी है तो ये चीज़ आ जाएंगी। लाइबिलिटी जो आपकी थी वो सारी आपने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट। ठीक है, अगर कोई पार्टनर हमारा एसेट ले लेता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर कोई लाइबिलिटी ले लेता है तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। प्रॉफिट है तो वो आपका उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और लाइबिलिटी है तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एसेट आप इस तरफ लिखो, लाइबिलिटी आप इस तरफ लिखो। ठीक है, उसके बाद जो जो हमारा पैसा बचता है, कैश, बैंक, ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपका जो भी लाइबिलिटी है वो आप इस तरफ लिख लोगे, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस बचता है वो आप इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। आप देख लोगे भी कितना कितना किस किस का पैसा बचा है, उसके हिसाब से आप अपनी जो एसेट है उनको आप रियलाइज कर लोगे, देख लोगे भी किस किस का कितना कितना पैसा बचा है। ठीक है, रियलाइजेशन और रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या फ़र्क होता है? रियलाइजेशन का मतलब होता है इट रिकॉर्ड सेल एंड एसेट ऑफ द लाइबिलिटी पेमेंट, जो है वो ये चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। यहाँ पे उनको जो भी इंक्रीमेंट हुआ है और जो भी आपका डिक्रीमेंट हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो वो डिस्कस करते हैं कि भाई कितना कितना पैसा आपके पास बचा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम जो चीज़ें यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारे पास जो एसेट और लाइबिलिटी का जो जो पैसा आपका बचा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ें देख लेंगे। ये कब बनेगा? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और ये कब बनेगा? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका रहेगा तो उस टाइम पे आपका बनेगा। ठीक है, और प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड द एसेट, मतलब अगर आपको मतलब जो एसेट है उसको पे ऑफ करो, मतलब राइट ऑफ करो, उसको बेचो, और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे आप लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में क्या क्या चीज़ें आपकी चेंजेस हुई हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। देख सकते हैं कि भाई कितना कितना प्रॉफिट और कितना कितना लॉस आपका हुआ है, तो वो चीज़ें आप अपना जो रीअसेस करोगे, प्रॉफिट और लॉस जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आता है आपका जेएलपी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जेएलपी। ठीक है, तो जेएलपी का मतलब क्या होता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हम जब पार्टनर थे तो हम लोगों ने बोला था कि भाई एक काम करते हैं कि भाई हम अपने सारे पार्टनर मिलके एक जो है हम सारे पार्टनर मिलके जो है
एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी बना लेते हैं, ठीक है। या तो उसकी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाए या उसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाए, कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाए, तो हमें वो जेएलपी जो वो अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। हम इंस्टॉलमेंट फॉर्म जो है उसकी इंस्टॉलमेंट भरती रहती है, फिर उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि भाई कितना कितना पैसा किस किस का रहता है। व्हेन अ पार्टनर डाई, कंटिन्यूइंग पार्टनर आर टू मेक पेमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटर, ठीक है, डिकीज पार्टनर, दे मे डिसाइड टू सेटलमेंट इज द, उसमें हमारा जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, और उसमें जो भी लमसम अमाउंट है वो हम उसको पे कर देते हैं। तो इसका जो जेएलपी का जितना भी अमाउंट बनता है वो हम अपना जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि पार्टनर्स का कितना कितना अकाउंट बनता है। जो जॉइंट पॉलिसी थी वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, और उसके हिसाब से हम अपना जो है इसमें पॉलिसी को ख़त्म कर देंगे, और जितना अमाउंट आपका बनता है उस पॉलिसी को ख़त्म करने के बाद जितना अमाउंट आपको बनता है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे इसमें आपके क्या करते हैं, जब हम प्रीमियम भरते हैं तो उसमें क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उससे जो भी आपका प्रॉफिट हुआ तो उसको आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, मतलब उसको आप पीएनएल से चार्ज कर लोगे। पीएनएल के आप जो है वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू जीएलपी अकाउंट, मतलब जीएलपी का जो प्रीमियम है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इंश्योरेंस कंपनी से आपको अमाउंट मिला तो आपने क्या एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ठीक है। उसको आपने मतलब इंश्योरेंस आपने सरेंडर कर दिया और उससे आपको जो पैसा है वो आपको मिल गया। जो पैसा आपको मिला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप उसके पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आपने प्रीमियम भरा तो आपने जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो आपने पीएनएल से उसको चार्ज कर सकते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, ठीक है। और जब उसका पैसा हमने वहां पर ट्रांसफर किया, पार्टनर्स को दिया, क्योंकि जब पैसा अब वो आएगा जब जेएलपी आपने तोड़वा ली तो उसका पार्टनर्स का जो पैसा है उसमें जाएगा। तो जब आपका पैसा गया तो आप उसमें ये एंट्री पास करोगे, ठीक है। तो आप चार एंट्री जो वो चार लेवल पे आप एंट्री पास करते हो, एक जब आपने इंस्टॉलमेंट भरी, एक जब पीएनएल से चार्ज किया, एक जब आपको पैसा मिला, एक जब आप अपने पार्टनर्स को पैसा दे रहे हो। ये आपका रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम अपनी जो जीएलपी है इसको हम तोड़वा लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी हम इसको जो वो जीएलपी को तोड़वा लेते, खत्म कर लेते। जब पार्टनर ही नहीं रहेंगे तो जीएलपी का क्या करेंगे, प्रीमियम कौन भरेगा, खत्म करो उसको। एक आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, वो अपना जो लाइबिलिटी है वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा, उसकी एसेट कम हो गई, लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोल देते हैं, उसको इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। अब इंसॉल्वेंट वाले केस में हमारा जो है एक डेबिट बैलेंस जो वो दिखाता है, इज द एक्सेस ऑफ विड्रॉ ओवर द और लॉसेस अकाउंट रियलाइजेशन ऑफ सम रीज़न, मतलब इसमें हमारा जो डेफिशिएंसी दिखाता है या डेबिट बैलेंस आपको दिखा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इफ द पार्टनर इज सॉल्वेंट ही विल हैव टू मेक द गुड सच एट द कैपिटल डेफिशिएंसी ब्रिंग इन कैश। अगर आपका कोई ऐसा कुछ होता है तो अगर वो सॉल्वेंट है तो वो कैश में लेकर आएगा, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं वो अपना जो चीज़ें हैं उनको पे ऑफ करेंगे, क्योंकि ये जब मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई थी पार्टनरशिप तो उसमें भी मैंने आपको बताया था एनी वन ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। मतलब कोई एक या सारे मिलकर जो पार्टनरशिप फर्म को मिलाएंगे, ऐसे ही मतलब एक पार्टनर अगर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी पार्टनर तो हैं, उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, वो सब में बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल लमसम जो है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई किस किस का आपका जो डेबिट बैलेंस है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। विच इज़ लेस देन द अमाउंट ड्यू टू फर्म मे बी गिवन टू द पार्टनर हुज कैपिटल अकाउंट इज सो अ डेबिट बैलेंस। कई बार क्या होता है कि अपनी जो प्राइवेट लाइबिलिटी से हम उसको पे ऑफ कर देते हैं जिसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है हमारा है, तो जो भी लाइबिलिटी हमने सबने मिलकर ली थी तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो व्हेन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट देन सच अ कैपिटल डेफिशिएंसी विल बी अ लॉस टू अदर
सॉल्वेंट पार्टनर, ऑब्वियस ही बात है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनके लिए तो डेफिशिएंसी है, नुकसान है। पहले हम 3 पार्टनर थे, एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका जो नुकसान है वो हमें भरपाई करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर जो है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे मान लो 2 पार्टनर थे फर्म में, एक जो वो इंसॉल्वेंट होता है तो कैपिटल डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द अदर पार्टनर। अगर हमारे 3 पार्टनर थे, कोई एक इंसॉल्वेंट होता है तो वो 2 पार्टनर जो वो मिलके उसको भरेंगे। तो वहाँ पर जो वो चीज़ें हमारी थोड़ी सी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर मान लो कोई, वैसे तो ऐसा कोई रूल है नहीं, लेकिन अगर जो है सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते तो क्या होगा, यहाँ पर एक रूल फॉलो किया जाता है जिसको बोलते हैं गार्नर वर्सेस मोरे रूल। ये रूल क्या कहता है कि हमारा जितना भी द अमाउंट लेफ्ट अनसेटिस्फाइड और अनपेड बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर हैज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द अदर पार्टनर इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई एक पार्टनर अगर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर उसको जो या तो उनके कैपिटल के रेशो में या इक्वली उसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद फिर उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आपकी लाइबल होगी, लाइबल टू चार्ज होगी। उसके हिसाब से हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे, देखेंगे भाई कितना कितना पैसा हमारा बचता है और उसके हिसाब से सारी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपका जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट था, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इंसॉल्वेंसी, जीएलपी, ये चीज़ें हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और गाइस इसी के साथ ही हमारी जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है वो भी हमारी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन किस किस में से आ रहा है, थ्योरी पोर्शन किस किस में से आ रहा है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर आके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इसमें से अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वो आपका अकाउंटिंग रेशो में से आपका आएगा, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और आपका जो है कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी कि आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये चीज़ें आप कैलकुलेट करो। या आपको बोल देगा कि भाई आपको गुडविल वगैरह कैलकुलेट करके बताइए, ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। या इनमें से जो बीच बीच में से जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, इसमें से थ्योरी आपकी आ जाएगी। सो गाइड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक जो वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस क्लास उसमें हम लोग जो है वो कंपनी अकाउंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होता है, कंपनी कैसे कैसे शेयर इशू करती है, उसमें से भी आपका एक जो है री इशू और रिडेम्पशन और फोरफीचर ऑफ शेयर, ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें आपका फोरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर और कैपिटल रिजर्व, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको जो कैलकुलेशन आपकी आती ही आती हैं। तो आई होप आपकी जो पार्टनरशिप है उसके सारे डाउट्स, उसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज हम जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है आपकी जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है इसको सारा आप अपना क्लियर कर लें, प्रीवियस वीडियो को देखें, और आप जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में आपके पॉइंट को कंसीडर कर सकें और आपकी पढ़ाई का प्रॉपर ध्यान कर सकें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्द ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक हमारा क्या रहेगा ये चीज़ आपको याद हो गई है, कौन सा हमारा टॉपिक रहेगा, कंपनी अकाउंट। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।